Dubai is a massive player on the global stage in terms of human development and of innovation. Just over 50 years ago, oil was discovered here in Dubai. But how did Dubai get so rich? Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum ruled Dubai for 32 years. Sheikh Rashid was credited with transforming Dubai into a world-class metropolis. Our growth and the growth of our industry will generate the trade, tourism and business that will drive the future success of the great city in which we live. आज 21st सेंचुरी में दुबई दुनिया का मोस्ट इनक्रेडिबल नेशन बना हुआ है और वो भी केवल 35 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले होने के बावजूद, जो मुंबई शहर से लगभग 19 टाइम्स छोटा है। ये देश एक बंजर रेगिस्तान से दुनिया के 12th वेल्दिएस्ट सिटी के रूप में इवॉल्व हुआ है। और जबकि ज्यादातर लोग आज भी यही सोचते हैं कि दुबई सिर्फ यहाँ के तेल की वजह से दुनिया की एक रिच सिटी बना हुआ है, पर रियलिटी में आज तेल इसकी एंटायर जीडीपी का बेयरली 1% है। इनफैक्ट दुबई के पास इंडिया और यहाँ तक कि वियतनाम से भी कम ऑयल रिजर्व्स बचे हुए हैं। और फिर भी आज जहाँ कई ऑयल डेस्टिनेशन बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं ये छोटा सा शहर दुनिया का एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बिजनेस हब बन गया है। दुबई जैसे छोटे शहर में दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनीज में से 140 के हेडक्वार्टर्स हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स में दुबई वर्ल्ड ट्रेड का एपिक सेंटर बना बैठा है। अब सवाल यह है कि केवल 40 सालों में दुबई जैसे छोटे से शहर ने ऐसा क्या कर दिया कि वो एक बंजर रेगिस्तान से दुनिया का सबसे वेल्दिएस्ट सिटी बनने तक का सफर अपना तय कर चुका है। सो हाउ डिड दुबई मैनेज टू अचीव दिस विदाउट बैंगिंग ऑन देयर ऑयल रिजर्व्स? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमें दुबई से क्या सीखने की जरूरत है? हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं हवाक। इसे समझने के लिए हमें पहले मिडिल ईस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा, क्योंकि अधिकतर लोग आज भी ये नहीं जानते कि यूएई, दुबई और अबू धाबी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये है आपका मिडिल ईस्टर्न रीजन। इसमें आपके पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई है। यूएई और कुछ नहीं बल्कि 7 एमिरेट्स का एक फेडरेशन है, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उमल खैवा, फुजैरा और रसल खैमा है। ये एमिरेट्स लगभग भारत के स्टेट्स की तरह ही हैं, जो फेडरेशन के अंदर ऑटोनोमसली काम करते हैं। अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो चलो 1960 के दुबई में चलते हैं। पहली बात तो ये कि 1960 के दशक में यूएई को फॉर्म नहीं किया गया था और 1960 तक दुबई सिर्फ एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला शहर था, जो मिडिल ईस्टर्न ट्रेड रूट की खाड़ी में सिचुएटेड था। उस समय यहाँ कोई भी जायंट बिल्डिंग्स या किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं था। दुबई सिर्फ एक रेगिस्तान था जहां लोग ऊंटों पर सवारी करते थे। और तभी अचानक समथिंग क्रेजी हैपेंड। On the 4th of July 1962, an oil tanker called British Signal sailed from Das Island carrying Abu Dhabi's first ever cargo of oil. In 1958, the first offshore well was drilled in the Sheikh field of Abu Dhabi. And it was from this field that the first shipment of crude oil for the world market was exported on the British Signal in 1962. 1960 के दशक में इस मिडिल ईस्टर्न रीजन ने जमीन के नीचे टन्स ऑफ ऑयल डिस्कवर किया और यहाँ के लोगों को अचानक ये एहसास हो गया कि वो लोग प्रैक्टिकली एक सोने की खान पर बैठे हुए हैं। और जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ने लगी, अरबों डॉलर इस शहर में आने लगे। अब आप लोग कहोगे कि जब किसी देश को या वहां के किसी नेता को इतने बड़े ऑयल रिजर्व मिल जाए तो वो देश ऑब्वियसली रिच और पावरफुल तो बन ही जाएगा। वेल, नॉट रियली। अगर आप दुनिया भर के ऑयल रिजर्व्स को देखो तो आप पाओगे कि यूएई के ऑयल रिजर्व्स दुनिया के केवल 7वें सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में से एक है। और अगर आप इस टेबल को गौर से देखो तो आप देखोगे कि सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स एक्चुअली में वेनेजुएला में। और आज वेनेजुएला की हालत क्या है वो हम सभी जानते हैं। On paper, this is a rich country. This in a country with some of the largest oil reserves in the world. The economy is going into a spiral of dysfunctionality. Venezuela has, of today, the highest
inflation in the world. Venezuelans today cannot eat. You see people eating from the garbage. तो बात साफ है, ऑयल रिजर्व्स के होने भर से आप रिच और पावरफुल नहीं बन जाते हैं। इनफैक्ट यूएई के अगर आप ऑयल रिजर्व्स को आज देखो तो आप पाओगे कि आबू धाबी में 92.2 बिलियन बैरल ऑयल है और दुबई में केवल 4 बिलियन बैरल ऑयल ही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑयल रिजर्व मिल जाने के बाद इनके पास बेशुमार दौलत आ गई थी। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, जब दुबई ने तेल को डिस्कवर किया था तब दुबई के शासक शेख राशिद बिन थे और उन्होंने उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था जो आज भी वहां के लोगों के लिए एक मिसाल बनी हुई है। उन्होंने कहा था, आई हैव अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज, वी फाउंड ऑयल बट नॉट मच। तो आपने देखा, अगर एक ऐसा शासक जो जीवन भर रेगिस्तान की मिट्टी में रहा है और ऐसे में अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है तो कोई ना कोई इसके पीछे बात तो जरूर होगी। क्लियरली शेख को पता था कि तेल खत्म होने वाला है और तेल के खत्म होने से पहले उन्हें कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा और सरप्राइजिंगली उन्होंने कुछ ऐसा किया भी। जहाँ एक तरफ अब वो तेल बेचकर खूब पैसा कमा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दुबई के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेन्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, जिसकी हेल्प से बाद में दुबई की एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बनाने की प्रोसेस शुरू हुई। और सबसे पहली चीज उन्होंने आइडेंटिफाई की वो थी दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन दुबई से मात्र 35 किलोमीटर साउथ वेस्ट में थी और ये ढूंढी गई लोकेशन वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन बनने वाली थी। अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि यहां से ईरान और पर्शियन गल्फ पास थे, सो ऑब्वियसली जो मिडिल ईस्टर्न रीजन है उनके बीच में ट्रेड के लिए बहुत ही सही लोकेशन थी। और दूसरी अरेबियन गल्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ कॉमनवेल्थ नेशंस जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और इन सभी नेशंस के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक कनेक्टिंग पॉइंट बनने वाली थी। और इसके साथ साथ दक्षिण का हमारा अफ्रीका भी इसके पास था। सो प्रैक्टिकली दुबई स्ट्रेटेजिकली बहुत सही लोकेशन पर सिचुएटेड था, जिससे अभी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स को आसानी से एक्सेस कर सकता था, चाहे वो ओशन के थ्रू हो या फिर एयर के थ्रू हो। खैर, दुबई ने 1960 के दौरान 1 अरब लोगों से ज्यादा के बाजार में अपनी पहुंच बना ली थी और इसी कारण से यहाँ के शेख ने जाबिल अली पोर्ट नाम का एक सुपर बॉल प्रोजेक्ट शुरू किया जो कि लेट 70s से आज तक ऑपरेशनल है। इस पोर्ट को शुरू करने के लिए शेख ने सबसे पहले शैलो वाटर में गहरी खुदाई करने के लिए बहुत बड़ा भारी लोन लिया और जैसे जैसे शैलो वाटर में खुदाई होती गई वहां से तेल निकलता रहा। जब ये पोर्ट बनके तैयार हो गया तो इस पोर्ट का इस्तेमाल दुबई से तेल को एक्सपोर्ट करने के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कटिंग एज शिपिंग फैसिलिटीज को बिल्ड करने के लिए किया गया, ताकि दुबई दुनिया भर के सभी महंगे जहाजों को वर्ल्ड क्लास शिपिंग सर्विसेज दे सके। और आज दुबई का ये जाबिल अली पोर्ट जनरल मैरीटाइम फ्रिज के कई एरियाज में इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ ये पोर्ट एडवांस स्टोरेज और कूलिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो कि 10,000 स्क्वायर मीटर्स के एरिया को कवर करता है। और ये फैसिलिटी उन सभी शिपमेंट को स्टोर करने में हेल्प करती है जिनमें पेरिशेबल प्रोडक्ट्स और ऐसे प्रोडक्ट्स शामिल है जिन्हें स्पेशल स्टोरेज कंडीशन की जरूरत होती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गए। और आज ये जाबिल अली पोर्ट दुनिया का 9th सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है और हर साल यहाँ 14 मिलियन से ज्यादा कंटेनर्स हैंडओवर किए जाते हैं जो पूरी दुनिया के कंटेनर ट्रैफिक का लगभग 10% है। और ऐसे में अब दुबई की जीडीपी में ऑयल रिजर्व्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% रह जाता है और 2018 तक अकेले दुबई की मैरीटाइम इंडस्ट्रीज ने यहाँ की जीडीपी में 7% का कंट्रीब्यूशन दिया। मैरीटाइम इंडस्ट्रीज को बिल्ड करने के साथ साथ अब शेख ने दुबई की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप भी लिया जो था फ्री जोन। इन सिंपल वर्ड्स, दुबई के ये फ्री जोन्स दुबई के द्वारा स्पेशली एलोकेटेड एरियाज होते हैं जहां दुनिया भर की कंपनीज को बिजनेस सेटअप करने के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। इन स्पेशल प्रिविलेजेस में 4 अमेजिंग इंसेंटिव शामिल थे जिन्हें दुनिया का कोई भी देश ऑफर नहीं कर सकता है। नंबर 1, 100% फॉरेन ओनरशिप, यानी आपको अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए किसी भी लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, 100% रिपाट्रिएशन ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट्स, यानी आप अपने बिजनेस प्रॉफिट्स को 100% अपने देश में भेज सकते हैं। और नंबर 3, 100% इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स एग्जेम्पशंस, यानी लोकल और कॉर्पोरेट टैक्सेस, यानी इन दोनों टैक्सेस में 100% छूट।
बेसिकली कहने वाली बात यहाँ पे ये है कि बिजनेस यहाँ पर सेटअप करो अपना और सारा मुनाफा अपने पास ही रख लो। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे प्रिविलेजेस देने के बावजूद दुबई पैसे कमाता कैसे? वेल, जैसा कि हमने जान लिया है कि दुबई फ्री जोन से पैसे नहीं कमाता है, तो सवाल ये है कि दुबई फ्री जोन दे ही क्यों रहा है? वेल, दुबई का शेख 3 इंपॉर्टेंट रीजन से इन कंपनीज को ये प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स दे रहा है। पहला है डी-रिस्किंग, दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन और तीसरा है इरिवर्सिबल ग्लोबल बिजनेस इकोसिस्टम, ताकि दुबई आज नहीं कल नहीं बल्कि 10 साल या 20 साल के बाद पैसा कमा सके। इसे समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए सपोर्टिंग एंटिटीज के साथ साथ आपको कंडक्टिव इकोसिस्टम की भी जरूरत होती है, और इन एंटिटीज के बिना कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस अकेले फंक्शन नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जोमेटो एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह फंक्शन करती है, तो इस सर्विस प्रोवाइडर को अपने बिजनेस को रन करने के लिए कई सारी एंटिटीज चाहिए। सबसे पहले इसे इंटरनेट प्रोवाइडर चाहिए जो सस्ते दामों पर 4G या 5G का एक्सेस दे सके, तभी तो हम लोग अपना फूड ऑर्डर कर पाएंगे। इसके बाद आपको एंड्रॉइड या फिर iOS के मैन्युफैक्चरर चाहिए होंगे जो ऐसे फोन बनाए जिस पर ये एप्स प्रोसेस हो पाए और एट द सेम टाइम ये थोड़े से अफोर्डेबल भी हो, ताकि इसे डिलीवरी मैन, रेस्टोरेंट्स के ओनर और हम जैसे यूजर्स यूज कर पाए। इसके बाद इस कंपनी को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और बैंक्स की जरूरत होगी जो डिलीवरी मैन के लिए बाइक्स को अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कर पाए। और लास्टली इन्हें गूगल मैप का API चाहिए होगा जिसका यूज ट्रैकिंग और नेविगेशन के लिए हो सके। और इस तरह सभी एंटिटीज मिलकर जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज को स्मूथली रन करने के लिए एक इकोसिस्टम देती हैं। और एक बार जब ये इकोसिस्टम स्टैब्लिश हो जाता है तो कई सौ सालों तक इस तरह की कंपनीज बिना मार्केट खोए अपनी कंपनी को स्मूथली रन कर सकती है। और इन केस कोई कंपनी किसी वजह से बंद भी हो जाती है तब भी कोई ना कोई दूसरी कंपनी आकर उस इकोसिस्टम को टेक ओवर कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर रियल एसेट जोमेटो दी एंटिटी नहीं है बल्कि वो डिलीवरी बॉयज और रेस्टोरेंट्स के ओनर है जिनसे मिलकर ये इकोसिस्टम तैयार हुआ है, जिस पर जोमेटो और स्विगी ने अपना बिजनेस खड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। जियो, ओला, एयरटेल, उबर जैसी कंपनीज ने इंडिया में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं और इसीलिए ये कंपनीज अभी फिलहाल कई हजार करोड़ के नुकसान पर चल रही हैं। सिमिलरली दुबई भी अभी नुकसान में है या फिर इन फ्री जोन से पैसे बिल्कुल नहीं कमा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये पैसे फ्यूचर में कमाएगा नहीं। और इसी वजह से दुबई ने अपने रेगुलेशंस और टैक्सेशन को इतना लीनियंट रखा है और इसी वजह से दुनिया की मोस्ट इनक्रेडिबल टेक कंपनीज ने अपने ज्यादातर बेसेस यही बनाकर रखे हुए हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था कि दुबई साइज में मुंबई से 19 टाइम छोटा है, और साइज में इतना छोटा होने के बावजूद दुबई में दुनिया भर की 1 लाख से ज्यादा फिनटेक, फूड टेक और मेडटेक कंपनीज हैं। और ये इनक्रेडिबली बहुत ही बड़ा नंबर है इतने छोटे से शहर के लिए। और यही कारण है कि दुबई वर्ल्ड क्लास टैलेंट, वर्ल्ड क्लास कंपनीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कटिंग एज स्टार्टअप्स के लिए दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस इकोसिस्टम बन गया है, जिसको रिप्लेस कर पाना लगभग नामुमकिन है। 10 साल के बाद अगर दुबई 5 से 10% टैक्स इन कंपनीज पर लगा भी देगी तब भी ये कंपनीज बिना किसी प्रेशर के अपने टैक्स को पे करेगी और दुबई को कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। और इसीलिए दुबई आज बिजनेस इकोसिस्टम की एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन खड़ी कर रहा है ताकि ऑयल रिजर्व के खत्म होने के बाद भी यहाँ के इकोसिस्टम को इफेक्ट ना हो। इसके अलावा दुबई की टूरिज्म इंडस्ट्री भी यहाँ के इकोसिस्टम के लिए एक वेल नोन एस्पेक्ट है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दुबई इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इन द वर्ल्ड फॉर एयर ट्रांसपोर्टेशन। दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के कारण यहाँ के एयर ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाते हैं। अगर आप दुबई को वर्ल्ड मैप पर देखोगे तो आप पाओगे कि दुबई 2 अरब लोगों की पॉपुलेशन से सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट दूर है और 5 अरब लोगों से 8 घंटे की फ्लाइट दूर है, विच इज लिटरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और ये उड़ानें यूरोप, सिंगापुर, भारत, चीन, यहाँ तक कि अफ्रीका सहित दुनिया के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन से आती हैं। दूसरी तरफ जो डेस्टिनेशन दुबई के पास नहीं है जैसे कि कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए दुबई बेस्ट लेबर स्पॉट है। लेकिन डेवलप्ड होने से पहले दुबई के लिए सबसे बड़ा हर्डल दुबई की इमेज थी, और होता भी क्यों नहीं। अगर कोई आपको 1960 में 50 डिग्री के टेम्परेचर में दुबई को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोल के दिखाता तो आपके लिए वो एक ल्यूक्रेटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन शायद नहीं होती, है ना। इसलिए यहाँ के शेख्स ने जो भी पैसे ऑयल से बनाए थे उसे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिए। 2019 में दुबई में 17.9 मिलियन टूरिस्ट आए थे, वहीं इंडिया में 2019 में 16.7 मिलियन टूरिस्ट आए थे, जो कि भारत के लिए शर्म की बात है। और शेख्स ने यहाँ होटल्स, अम्यूजमेंट पार्क, एक्वावेंचर पार्क्स, अंडर वाटर जूस और इवन स्की स्लोप्स तक बनवाए। 2018 में इंटरनेशनल ओवरनाइट विजिटर्स ने दुबई में $30.1 बिलियन से ज्यादा स्पेंड किए, जो मैका, बैंकॉक, सिंगापुर, यहाँ तक कि लंदन से भी ज्यादा है। एज अ रिजल्ट 2019 में दुबई के टूरिज्म इंडस्ट्री ने यहाँ की जीडीपी में लगभग 11.5% का कंट्रीब्यूशन दिया। इस तरह दुबई ने अपनी इकोनॉमी को तेल से, मैरीटाइम ट्रेड से, बिजनेस इकोसिस्टम और बिजनेस इकोसिस्टम से टूरिज्म में डाइवर्सिफाई कर दिया। और आज दुबई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज और सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंट्रीज के लिए एक
इररिप्लेसेबल सिनेरियो बिल्ड करते हुए, अपने मैन मेड बिजनेस इकोसिस्टम और मैरीटाइम ट्रेड का यूज करते हुए नंबर 1 बन गया है।